अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन। मैं मरियम फ़ातिमा तेलंगाना न्यूज़ में आप सबका खैर मकदम करती हूँ। आइए नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। रूबिका लियाकत ने एबीपी न्यूज़ चैनल से दिया इस्तीफ़ा। रियासती वजीर हरीश राव ने हल्का संगारेड्डी के सदस्वी पेट में वाक़ एमआरओ ऑफिस का अचानक किया दौरा। वजीर तलासानी श्रीनिवास यादव ने एसआर नगर पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी कैमरों का किया इफ्तिताह। उर्दू यूनिवर्सिटी में जश्न बहारा के तहत मेगा जॉब मेले का इनेकाद। नाज़रीन, अब खबरें तफसील से। उर्दू यूनिवर्सिटी में जश्न बहारा के तहत मेगा जॉब मेले का इनेकाद किया जा रहा है। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी तरबियती और तैनाती सेल के ज़ेर-ए-एहतमाम गैलेक्सी प्लेसमेंट सर्विसेज और एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनलिज्म के इश्तराक से 12 जून 2023 को मानो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स यूनिवर्सिटी कैंपस गच्चीबौली हैदराबाद में 10 बजे सुबह ता 4 बजे दिन मेगा जॉब मेले का एहतमाम किया जा रहा है। ये जॉब मेला तुलबा यूनियन के प्रोग्राम जश्न बहारा 2023 का हिस्सा है। डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ खान इंचार्ज टीपीसी के बमूजब तकरीबन 50 कंपनियों, तिजारती इदारों और एमएनसीज के नुमाइंदे इस मेले में हिस्सा लेंगे और 4000 मुलाजमतों के लिए उम्मीदवारों का इंतखाब अमल में आएगा। रूबिका लियाकत ने एबीपी न्यूज़ चैनल से दिया इस्तीफ़ा। मुल्क के बड़े न्यूज़ नेटवर्क्स में से एक एबीपी नेटवर्क से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मोतबर ज़राए के हवाले से मौसूला इत्तलात के मुताबिक मारूफ एंकर व सीनियर सहाफ़ी रूबिका लियाकत ने इस नेटवर्क के हिंदी न्यूज़ चैनल एबीपी न्यूज़ से इस्तीफ़ा दे दिया है। ज़राए के माने तो रूबिका अब इंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया में कदम रखना चाहती हैं, इसीलिए इन्होंने यहाँ से अलविदा कह दिया है। साथ ही ये बात भी ज़ेर बहस है कि रूबिका ने यह फ़ैसला तवील अरसे से तनख्वाह में इजाफा न होने और दीगर मुख्तलिफ वजूहात की वजह से किया है। इत्तलात है कि वो भारत 24 में बतौर नायब सदर शामिल हो रही हैं। भारत 24 के सीईओ और एडिटर इन चीफ जगदीश चंद्रा ने इस पेशरफ की तस्दीक की है। महाराष्ट्र के कुछ ज़िलों में अचानक औरंगजेब की औलादें पैदा हो गई हैं। कोल्हार कशीदगी पर देवेंद्र फडणवीस का बयान। महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने कोल्हार में पेश आए फ़िरक़ावाराना कशीदगी पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि जो भी रियासत में कानून को अपने हाथों में लेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इन्होंने आवाम से अपील की है कि वो कानून को हाथ में ना लें और अमन को बरकरार रखें। देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि महाराष्ट्र में अचानक कुछ ज़िलों में औरंगजेब की औलादें पैदा हुई हैं, जो औरंगजेब की तस्वीर और स्टेटसें सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। एक शख्स 8 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार। हैदराबाद में टास्क फोर्स सेंट्रल जोन की टीम ने एक शख्स को 8 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार कर लिया। टास्क फोर्स ने एक इत्तला पर एबिड्स के रहने वाले 28 साला एम प्रशांत को गिरफ्तार किया, जो एबिड्स इलाके में चाट भंडार चलाया करता था। इसने बाज़ अफराद के पास से ये ममनुआ शय हासिल की थी और इसको फ़रोख्त करना चाहता था कि टास्क फोर्स ने एक इत्तला पर इसको पकड़ लिया। हॉस्टल में तालिबा की इस्मत रेजी और कत्ल का सनसनीखेज वाक़या पेश आया। हॉस्टल में बहुत सी तालिबात पहले ही अपने आबाई मुकामात पर जा चुकी थी और मुतासरा वाहिद लड़की हॉस्टल की चौथी मंजिल पर रहती थी और तफ्तीश कार्रवाई का ख्याल था कि कनौजा ने सूरत हाल का फ़ायदा उठाया होगा और तुलबा की इस्मत रेजी की और उसके बाद उसका कत्ल कर दिया। कर्नाटक में गाय के जुबा मुखालिफ कानून को लेकर आमने सामने कांग्रेस और बीजेपी, जानिए क्यों हुआ तनाज़ा। कर्नाटक में मवेशी के वजीर की तरफ से गाय जुबा कानून को वापस लेने की तजवीज़ ने रियासत के सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। इस बयान से नाराज़ अपोजिशन बीजेपी पूरी रियासत में इसके खिलाफ एहतजाज करने का मनसूबा बना रही है। पिछले बीजेपी हुकूमत में गाय के जुबे के एहतजाज को तरजीह के तौर पर लिया गया था, क्योंकि ये इनके नज़रिए के मुताबिक था। अब कांग्रेस के वजीर के इसी वापस लेने के ऐलान से बीजेपी नाराज़ हो गई है। इस बार असम्बली इंतखाबात में बीजेपी को शिकस्त का मुँह देखना पड़ा था।
रियासती वजीर हरीश राव ने हल्का संगारेड्डी के सदस्यवी पेट में वाक़ एमआरओ ऑफिस का अचानक दौरा किया। इस मौके पर वजीर हरीश राव ने किसानों से बात करते हुए धरनी पोर्टल के ताल्लुक से बात की और कहा है कि कांग्रेस पार्टी ये बताना चाह रही है कि धरानी की वजह से किसानों को नुकसान हो रहा है। हरीश राव ने किसानों से पूछा कि क्या अहदेदार काम के लिए पैसा तो तलब नहीं कर रहे हैं। किसानों का कहना था कि धरानी की वजह से काम तेजी से हो रहा है। मुस्लिम लड़की ने घर कुंभा छोड़कर मंदिर में रचाई शादी। जानिए रुबीना और प्रदीप की मोहब्बत की कहानी। सीतापुर के रामपुर मथुरा थाने इलाके के तहत बसीर के रहने वाली एक मुसलमान लड़की रुबिया का थाने गांव के इलाके के मेवादी सेवालिया के रहने वाले हिंदू नौजवान प्रदीप यादव के साथ तकरीबन कई अरसे से मोहब्बत का रिश्ता चल रहा था। रुबिया के घर वाले इस रिश्ते के खिलाफ थे, लेकिन रुबिया प्रदीप से शादी करने पर जिद पे थी। जब वो HP मेम्बरान को रुबिया और प्रदीप की शादी में परेशानी का इल्म हुआ तो वो रुबिया के गाँव पहुँचे और पुलिस की मदद से मंदिर में इसकी शादी करवाई। वो HP के धर्माचार्य सरबराह आचार्य दीपक मिश्रा ने नारे लगाए, दोनों को खुशगवार अज़दवाजी ज़िंदगी की दुआएं दी। शादी से पहले रुबिया ने अपना नाम बदलकर रजनी रख लिया था। शादी हिंदू रस्म रिवाज के मुताबिक हुई है। इसी दौरान प्रदीप ने रुबिया उर्फ रजनी की मांग में सिंदूर भर दिया और अग्नि को गवाह मानते हुए 7 फेरे लगा लिए। वहां मौजूद हर शख्स इस शादी की वीडियो भी बना रहा था, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। वजीर तलासानी श्रीनिवास यादव ने SR नगर पुलिस स्टेशन में CCTV कैमरों का इफ्तिताह किया। वजीर तलासानी श्रीनिवास यादव और जुनूई मंडल के DCP जोएल डेविडसन ने SRT प्रशांत नगर के अवाम की निगरानी में SR नगर पुलिस स्टेशन में नए नस्बशुदा CC कैमरों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वजीर तलासानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि तेलंगाना पुलिस को मुल्क में एक मुनफरिद पहचान मिली है और इसकी बड़ी वजह CCTV कैमरे और तेलंगाना पुलिस है, जो जराइम की रोकथाम में अहम रोल अदा करती है। इन्होंने कहा है कि CC कैमरों का किरदार खासतौर पर अमन व आमान को बरकरार रखने के मामले में अहम है और अवाम रजाकाराना तौर पर आगे आए और हर बस्ती में कॉलोनियों में CC कैमरे लगाए। वजीर ने कहा है कि SR नगर हल्के मुल्क में एक खास पहचान हासिल करने की कोशिश कर रहा है, खासतौर पर ये कि रियासती हुकूमत CC कैमरों के लिए खुसूसी फंड के तौर पर 2 करोड़ रुपए मुख्तस कर रही है। DCP जोएल डेविडसन ने कहा है कि अमन व कानून को बरकरार रखने के मामले में लोगों के ताउन और CC कैमरों की ज़रूरत है और सभी को CC कैमरे से आगाह होना चाहिए। ఫ్రెండ్లీ పోలీస్ అంటే మీకు అందరికీ తెలుసు. ఫ్రెండ్లీ పోలీస్ అంటే మన సైదుల్ని చూసి నేర్చుకోవాలి. ఎందుకంటే మొత్తం హైదరాబాద్ సిటీలో ఫ్రెండ్లీ పోలీస్ అనే కాన్సెప్ట్ తెచ్చినప్పటికీ గడిచిన 3 సంవత్సరాల నుంచి సైదులు, DI గారు, ఇక్కడ ఉన్న SIలు, కానిస్టేబుల్స్ అంతా మీకు సేవ చేస్తాం. వాళ్ళ అప్రోచ్ ఎట్లుంటుందో మీరందరూ కళ్ళారో చూస్తున్నటువంటి. రెండోది ఒకప్పుడు ఏంటంటే కొంత జగన్ కానీ ఈసోగూడ, బోడబండ, కార్మిక నగర్, మరి ఈ ప్రాంతాలకంతా ఈ పోలీస్ స్టేషన్ ఉంటాయి. అయితే మధ్యలో పోలీస్ స్టేషన్లు పెంచుకోవడం జరిగింది కాబట్టి మరి సైతులు ఈ పోలీస్ స్టేషన్ ఓన్లీ మన వరకే, అంటే మన జ్యూరిడిక్షన్ వరకే పరిమితంగా మరి వారి సేవలు అందిస్తుంది. కాబట్టి నేను వారికి మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు తెలియజేస్తూ, రెండవది కాలనీలు కానీ, అపార్ట్మెంట్స్ కానీ, బస్తీలు కానీ శాంతి భద్రతలు అనేది మీకు అందరికీ తెలుసు. ఈరోజు ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి మెయిన్ అయినటువంటి దేశాలు అనేది చాలా ప్రధానమైనటువంటిది. ఆర్డర్ పటిష్టంగా ఉండి బ్రహ్మాండంగా సేవలు అందిస్తే ప్రజలు, దాంతోపాటు మనం ఇండస్ట్రీస్ కూడా పెద్ద ఎత్తున రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఈరోజు భారతదేశంలో మన హైదరాబాద్ పోలీసు ఉన్నటువంటి పేరు ప్రఖ్యాతలు మరి ప్రపంచంలో
ఈ దేశంలో ప్రధానంగా మన హైదరాబాద్ పోలీసే భారతదేశంలో ది బెస్ట్ పోలీస్ కింద అనేకమైనటువంటి అవార్డ్స్. అయితే తెలంగాణ ప్రభుత్వం రాకముందు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ అంటే వారు కూడా మనలాగానే మనుషులు, వారి అవసరాలు కూడా వాళ్ళకు ఉంటాయి. ఒక పోలీస్ స్టేషన్ మెయింటైన్ చేయాలంటే ఎంత కష్టమవుతుందో మీకు అందరికీ తెలుసు. కానీ గతంలో ప్రభుత్వాలు పోలీసులను ఉపయోగించుకుని కానీ వాళ్ళ అవసరాలు కానీ వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ కానీ ఎవరు కూడా మాట్లాడినటువంటి దాఖలాలు లేవు. బట్ తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత మరి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు బడ్జెట్లో పెద్ద ఎత్తున పెంచడమే కాకుండా ఇది ఎవరైనా పోలీస్ స్టేషన్ అంటే నమ్ముతామా? పోయి ఇన్వాల్వ్ అయి చేస్తున్నారో చాలా సక్సెస్ అవుతుంది. ఈ పోలీస్ వ్యవస్థ అన్నది ప్రజల ముందుకు వచ్చి మీ రక్షణ కోసం మీ తరపు నుంచి కొట్లాడడానికి పెట్టుకున్న వ్యవస్థ. దాదాపు 1.5-2 lakhs పాపులేషన్కి ఒక పోలీస్ స్టేషన్స్ ఉంటుంది. ఆ పోలీస్ స్టేషన్స్ అన్ని చూస్తే 70 నుంచి 80 మంది ఉంటారు. ఇంకా ఫ్లోటింగ్ పాపులేషన్ ఇంకా ఒక 1 lakh ఉంటుంది. మన ఈ సెక్టర్ ఏరియాలో ఇంకా ఎక్కువ ఉంటుంది. సో దాదాపు 2-3 lakh పాపులేషన్ ప్రజల యొక్క ఆస్తులు కానీ వాళ్ళ యొక్క సేఫ్టీ అండ్ సెక్యూరిటీ కానీ 70 మంది చూసుకోవాలి. అది చాలా చాలా కష్టమైన విషయం. దానికే పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ని స్ట్రెంగ్తన్ చేయడానికి మన ప్రతి గల్లీలో అయితే పోలీస్ స్టేషన్ని ఓపెన్ చేయలేము, ఇంకా 200-300 మందిని పెంచలేము. కాబట్టి టెక్నాలజీని వాడుకొని టెక్నాలజీ సహాయంతో ఫోర్స్ మల్టిప్లేయర్గా ఈ సీసీ కెమెరాస్ని యూజ్ చేస్తూ ఉన్నాము. ఇప్పుడు ఒక కానిస్టేబుల్ని నేను ఈ వేదిక మీద నిలబెట్టి ఒక 15 నిమిషాల తర్వాత దీంట్లో ఫస్ట్ ఎవరు వచ్చారు, ఏ టైంకి వచ్చారు, వాళ్ళు ఏ కలర్ షర్ట్ వేసుకున్నారు, 4 రోజులు కూర్చున్న వ్యక్తి ఎవరు, ఇది ఏమైనా అడిగితే ఆయన చెప్పలేదు. బికాస్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్కి ఆ లిమిటేషన్ ఉంది. కానీ ఒక కెమెరా కనుక మేము పెట్టి కూర్చుంటే ఒక 20 రోజుల తర్వాత దాన్ని పలానా రోజు చేరబెట్టినది ఎవరు, ఫస్ట్ వచ్చినది ఎవరు, రెండోది వచ్చినది ఎవరు, ఎప్పుడు వెళ్ళారు, ఇవన్నీ ఏం అడిగినా అది చెప్పగలుగుతుంది. సో ఒక కెమెరా మనకి చాలా చాలా పోలీస్ ఆఫీసర్స్ డ్యూటీని చేసి పెడుతుంది. కాబట్టి దానిలో మంత్రి గారు స్వయంగా సార్ నియోజకవర్గంలో భద్రతా భావం ఇంకా మెరుగుగా ఉండాలి, ప్రజలందరూ సెన్స్ ఆఫ్ సేఫ్టీ అండ్ సెక్యూరిటీ ఇంకా ఇంక్రీజ్ అవ్వాలనే ఉద్దేశంతో మా ఆఫీసర్స్ని ఎంకరేజ్ చేసి పెట్టించడం జరిగింది. మంత్రి వర్యులకి, స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులకి దీనికి సపోర్ట్ చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి మా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము. ఇంకా केसीआर के मुसलमानों से किए गए वादे किधर गए? हुकूमत बनाने के 9 साल बाद भी मुसलमानों से किए गए वादों में से एक भी वादा वफा न हो सका। इस सिलसिले में हमारे नुमाइंदे हुसाम जोहेब का कांग्रेस कायद व हल्का असम्बली कारवान उस्मान अल हादरी से इंटरव्यू। जी उस्मान साहब, ये जो बीआरएस की हुकूमत जो अभी है तेलंगाना में, यह कायम होने से पहले कुछ वादे मुसलमानों से किए गए थे, जैसे कि जो है आपको वक्फ जुडिशल कस्टडी है, और जो है आपको रिजर्वेशन 12% रिजर्वेशन है, और जो है माइनॉरिटीज़ MFC लोन जैसा है, और जो है आपके ओवरसीज स्कॉलरशिप है, जिस पे जो है उर्दू एकेडमी है, और हाल में जो है जो एयरपोर्ट से हज टर्मिनल निकाला गया, उस पर आप जो है कुछ अपना जो है बयान दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जिस तरह से केसीआर साहब ने तहरीक तेलंगाना में मुसलमानों का साथ देने के लिए, मुसलमानों के साथ जो हुई माजी में नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ बहुत चर्चा की, और मुसलमानों को ये वादा करते रहे कि मैं मुसलमानों को जिस तरह से निज़ाम मीर उस्मान अली ख़ान साहब हिंदू और मुसलमानों को अपनी 2 आँख कहते थे, और इन्होंने भी यही बोले हमारे केसीआर साहब ने भी कि मैं भी मुसलमान और हिंदुओं को 2 आँख की तरह देखूँगा, और जैसे ही तेलंगाना का क़याम अमल में आएगा तो मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन देने का वादा किया।
उसके बाद साथ ही साथ मैं वक्फ को जुडिशल पावर दूँगा। औकात इमलाक के ताल्लुक से बहुत बयानबाजी करते थे, चूँकि हम यहाँ पर वक्फ प्रोटेक्शन सेल की तरफ से शुजा कॉलेज ग्राउंड पर बहुत बड़ा अक़लियती कन्वेंशन करे थे, जिसमें KTR साहब, कोदंडाराम साहब, दीगर कई मधु याशी गौड़ साहब, बहुत से लीडरान यहाँ पर आए थे और ये वादा किए थे कि मुसलमानों के साथ हुई नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ तेलंगाना फॉर्मेशन होते ही, तेलंगाना के क़याम अमल में आते ही पहले पहल 12% रिजर्वेशन देती है और उसके बाद वक्फ को जुडिशल पावर देती है। तो बारहा इस बारे में तवज्जो दिलाने की कोशिश की जाती रही, लेकिन वो किसी धैर्य के सामने बीन बजाने से कोई हासिल होने वाला नहीं है। और ये उसी तरह का जुमला साबित हुआ जिस तरह से अमित शाह ने कहा था कि 15 लाख का जो वादा किए थे, हर एक आदमी के अकाउंट में 15 लाख तो यूँ ही आ जाएंगे। तो जब उनसे पूछा गया कि सब आप ये 15 लाख का जो बोले थे, तो ये इंतखाबी इलेक्शन की जुमलेबाजी है। तो ये भी KCR साहब की जुमलेबाजी साबित हुई और ना कोई 12% रिजर्वेशन मिलने वाला है मुसलमानों को, ना ही वक्फ को जुडिशल पावर देंगे, क्योंकि वक्फ को बचाने के नाम पे इन्हें क्या करें, वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड रूम को ही ताला लगा दिया और सैकड़ों फाइल, इंपॉर्टेंट फाइल्स वहाँ से गायब हो गए। बजाय इसके कि वक्फ का तहफ़्फ़ुज़ हो, वक्फ को तबाह करने में KCR साहब अमली तौर पर हिस्सा लिए हैं और वक्फ आज तक भी रिकॉर्ड रूम बंद है। रिकॉर्ड रूम बंद रहने से वक्फ बोर्ड को क्या फ़ायदा हुआ? क्या इसका कोई फ़ायदा वक्फ बोर्ड को हासिल हुआ? इसके अलावा मणिकुंडा जागीर के ताल्लुक से उन्होंने ऐलान किया था कि जो माजी की गवर्नमेंट वक्फ ट्रिब्यूनल में जो केस जीता गया था दरगाह हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह का, और इसके साथ ही साथ हाई कोर्ट में भी वक्फ बोर्ड के फेवर में आया था फैसला, उस फैसले के खिलाफ प्रीवियस जो गवर्नमेंट आंध्र प्रदेश की थी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी, हलफनामा अपील दायर की थी इस फैसले के खिलाफ। तो उसमें KCR साहब ने कहा था कि हमारी गवर्नमेंट जैसे ही आ जाएगी, तेलंगाना गवर्नमेंट जैसे बनेगी, तो हम अपना जो माजी का जो गवर्नमेंट अपना हलफनामा अपील दायर की, उससे हम वापस ले लेंगे अपना एफिडेविट, और जो हम यानी मिल्कियत का हम जो दावा कर रहे हैं उससे दस्तबरदार होकर वक्फ के फेवर में दे देंगे। आज तक आप देखें कि बजाय फेवर में देने के उन्होंने माजी की गवर्नमेंट इतना सख्ती से केस नहीं लड़ी। वो तेलंगाना बनने के बाद इस गवर्नमेंट ने मुसलमानों की तकरीबन 1 लाख करोड़ की उस जायदाद को तबाह करने में पूरा का पूरा भरपूर हिस्सा लिया। बड़े बड़े विकला को रखकर वो केस लड़े। तो धोखा किस तरह से मुसलमानों को मिल रहा सबके सामने है। इसी तरह आपने कहा कि ये जो माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन से लोन्स है, ये लोन्स के सिलसिले में 2,04,000 तकरीबन दरखास्तें आई और उसका कितने मुसलमानों को फ़ायदा हुआ? करीब 10,000। वो अभी ऐलानी है, एक आदमी को भी अभी भी चेक हवाले नहीं किए। कितने मुसलमानों का इसमें नुकसान हुआ आप देखिए। बजाय इसके साथ ही साथ हम किसी के दुश्मन नहीं है, किसी के खिलाफ नहीं है। दलित बंधु स्कीम शुरू करे, 10 लाख रुपए फी आदमी को दे दिए और फिर हमारे लिए हमारा कोई भी दरखास्त गुजार जब गया 1 लाख रुपए के वास्ते 20,000 रुपये लाजिम वहाँ पर जमा करना है, DD भरना है। 2 लाख जिसको चाहिए लोन वो 60,000 रुपये जमा किया। तो कितना हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। ये गवर्नमेंट में सिवाय नुकसानात के और मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी के और कुछ नहीं है। तीसरी बात आपने कहा कि ओवरसीज स्कॉलरशिप का कितने बड़े मसाइल हैं, वो स्टूडेंट से पूछिए उनको किस तरह से, यानी पहले तो सुनहरे ख्वाब दिखा के भेज दिए, उसके बाद अब क्या प्रॉब्लम है उन लोगों के, उनसे पूछिए। गवर्नमेंट जब
हासिल कर ली इक़्तिदार, उसके बाद मुसलमानों का या ओवरसीज स्कॉलरशिप जिसको मिल रहे हैं उसमें हिंदू और गैर मुस्लिम भाई दीजिए नाज़रीन, मरियम फातिमा को इजाज़त, मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान, आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।